हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ रिवीजन सीरीज। तो आज मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट पार्ट 2 लेके आई हूँ। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको कल करवा दी थी, तो देखते हैं आज मैं क्या लेके आई हूँ। पहले जो मैं आपके लिए लेके आई वो है सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है, जो क्या अपॉइंट हुए एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। उसके बाद चलना श्री वसलू शेट्टी, ठीक है, जो क्या अपॉइंट हुए एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद माइकल देवव्रता पात्रा, ठीक है, जो क्या अपॉइंट हुआ एज अ फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब मैंने आरबीआई की आपको पूरे डिटेल में करवाया है रोल ऑफ आरबीआई इकोनॉमिक्स में, तो मैंने आपको बाकी के जो भी डिप्टी गवर्नर है उनको डिटेल में पढ़ाया है। उसके बाद आनंद प्रकाश महेश्वरी वो क्या अपॉइंटेड हुए एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सीआरपीएफ, जो हमारे जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलती है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, जो कि क्या अपॉइंट हुए हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली। मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में भी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है उस स्टेट के यूटी का गवर्नर, ठीक है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, ये कौन है, ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद टीएस तिरुमूर्ति, जो कि अपॉइंट हुए एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के ऊपर काजल मैम ने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उनको देख सकते हो। उसके बाद रवीश कुमार, जो कि अपॉइंट हुए हैं एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड एक कंट्री है यूरोप में, ठीक है। उसके बाद कई बच्चों को पता नहीं होता कि एम्बेसडर्स कौन होते हैं, तो जो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं, लेकिन आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, ठीक है, ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं जो सेंट्रल लेवल की होती हैं, ठीक है। इनमें से जो आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उनके जो ऑफिसर्स चुने जाते हैं वो बाकी देशों में जाके क्या बनते हैं, एम्बेसडर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये कौन है, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये अपॉइंट हुए एज अ चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना के पीरियड के दौरान बहुत नाम था WHO का, ठीक है, तो उनके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, ठीक है। उसके बाद वी विद्यावथा, ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, ये हमारे मॉन्यूमेंट्स एंड हमारी कल्चर साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए बॉडी है, ठीक है। उसके बाद राजीव कुमार, ठीक है, ये क्या अपॉइंट हुए हैं, ये इलेक्टेड हुए एज ए इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये एज ए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं हुए हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 अलग अलग बॉडीज होती हैं। उसके बाद उषा पफी, ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, और ये फर्स्ट वुमेन है जो इस पोस्ट के लिए अपॉइंट की गई हैं, ठीक है। उसके बाद प्रदीप कुमार, ठीक है, ये कौन, ये एज ए चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मैंने आपको बताया था यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे सीएपीएफ, सीडीएस, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं, अब अवीक सरकार जो है, ठीक है, वो अपॉइंट हुए चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद राजीव चौधरी, जो अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो बॉर्डर एरियाज में रोड जो होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी होती है इस बॉडी पे होती है। उसके बाद पतंजलि झा, जो कि अपॉइंट हुए हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद के वेणुगोपाल, इनके बारे में तो सब जानते होंगे क्योंकि ये अपॉइंट हुए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। उसके बाद सुबीर सिंह संधू, जो कि अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राकेश अस्थाना,
डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, BSF, जो हमारे जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलती है। मनोज सिन्हा जो कि अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, वो पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो जो कि हमारे यूटी बनने के बाद अपॉइंट हुए थे। वो अपॉइंट हुए हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। GC मुर्मू जो हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वो भी अपॉइंट हुए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और हमारे जो सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपॉइंट हुए मनोज सिन्हा। उसके बाद GP गर्ग जो अपॉइंट हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म होती है CBI। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। Hey everyone, welcome to Inspire Warriors and today is the 5th day of revision series of 15 days. So let's start today's lecture. अभी मैं शुरू करने वाली हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का ये लेक्चर रहेगा टारगेटेड, ठीक है। तो ये जो होंगे ब्रॉडली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो हैं। बाकी डिटेल में लेक्चर जो रहेंगे हिस्ट्री के वो अपकमिंग वीडियोस में आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो ये एक जो है मेटल के नाम पे जो है सिविलाइजेशन जो है रही है। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 4 इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन रही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ब्रॉन्ज एज का मतलब क्या है, ये वो एज थी जब स्टोन जो है वो रिप्लेस किया गया मेटल के साथ। जो मेटल कौन सा था? ब्रॉन्ज, ठीक है। अब हम 4 इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये जो ईरान इस टाइम पे प्रेजेंटली है उस एरिया में ये जो सिविलाइजेशन रहती थी, एंशिएंट इंडिया की बात कर रही हूं मैं। तो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या सुमेरियन सिविलाइजेशन रही है, ये किस रिवर के बैंक पे रही है? तो द नेम ऑफ द रिवर वाज रिवर टिग्रिस या रिवर यूफ्रेट्स, ठीक है। तो ये जो रिवर्स रही हैं, अभी मैं आपको एक चीज जिक्र करना चाहूंगी। देखिए आप कोई भी सिविलाइजेशन देखोगे जो सेटल्ड लोग होंगे वो हमेशा रिवर के किनारे पे, रिवर के बैंक पे रहेंगे, क्योंकि जो रिवर जो पानी लाती है, जो सैंड लाती है, सिल्ट लाती है, वो जो एरिया होता है रिवर के आगे पीछे, जो वैली का एरिया होता है जहाँ से रिवर आती है, और जो रिवर के जो एडजॉइनिंग एरियाज होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, क्योंकि जो अलुवियम जो सॉइल लाती है रिवर्स। इज इट क्लियर? तो आप देखोगे मैक्सिमम जो सिविलाइजेशन रहेंगी, इवन ऑलमोस्ट एवरी सिविलाइजेशन विल बी ऑन द बैंक ऑफ सम और अनदर रिवर, ओके। जैसे कि हमने बात किया मेसोपोटामियन या सुमेरियन सिविलाइजेशन वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो प्रेजेंट इजिप्ट के एरिया है वो कौन सी रिवर के किनारे थे? तो सो द रिवर वाज रिवर नाइल, जो इस टाइम पे भी है। चाइनीज सिविलाइजेशन की मैं अगर बात करूं तो दिस सिविलाइजेशन वाज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुआंग हे, ओके। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो ये जो रिवर कौन सी रिवर थी, किसके किनारे थी? रिवर इंडस, ठीक है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रही हैं। अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IVC भी बोलते हैं, तो ये कौन सी रिवर के किनारे थी? रिवर इंडस, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जितनी भी, उनके इर्द गिर्द ही जो ये सिविलाइजेशन है उसने फ्लोरिश किया। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये किस टाइम ड्यूरेशन में जो है फ्लोरिश हुई थी? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सो द टाइम पीरियड वाज 2500 BCE से 1500 BCE। तो ये आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में उभर सकता है। नेक्स्ट अगर आपको पता होना चाहिए इंडस, अब देखिए जो इंडिया नाम डिराइव हुआ है रिवर इंडस से, ओके, दिस यू मस्ट बी नोइंग। फर्स्ट सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया में पनपी, ठीक है, जो इंडिया में फ्लोरिश हुई। कौन सी सिविलाइजेशन थी पहली? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये अर्बेनिक सिविलाइजेशन थी, मतलब यहाँ पे जो लोग थे वो सेटल्ड थे, वो सिविलाइज्ड लोग थे। अब सिविलाइज्ड मतलब क्या होता है? जो शहरी लोग होते हैं उनका जो लाइफस्टाइल जिस तरह से होता है, एवरी फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड देयर, इसलिए उसको बोलते हैं अर्बन सिविलाइजेशन। तो पहली सिविलाइजेशन जो इंडिया में अर्बन नेचर की थी वो कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो दैट वर सबसे पहले टाउन प्लानिंग। अब देखिए टाउन जो किस तरह का शहर होगा उसकी प्लानिंग थी। उस टाइम की बात करें हम 2500 BC की बात कर रहे हैं, तो तब भी जो था
टाउन की प्लानिंग की जाती थी। तो टाउन को दो हिस्सों में बांटा जाता था, हायर एरिया एंड लोअर एरिया। जो ऊंचा एरिया होता था वो था पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है, उसमें शायद जो वहाँ पे राजा हो वो रहता था, और जो लोअर एरिया था वो था रेजिडेंशियल, जो हम जैसे आम लोग हैं वो रहते थे, मिडिल क्लास लोग जो वर्कर्स होते थे। जो हायर एरिया उसको सिटाइडल बोलते थे क्योंकि वो ऊंचा रहता था, रेस प्लेटफॉर्म पे रहता था। और हायर एरियाज में जो इम्पोर्टेंट, जितनी भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी वो हायर एरियाज में रहती थी, सिटाइडल में रहती थी, जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बाथ। अब देखिए जो ग्रेट ग्रेनरी है वो कहाँ पे है, हड़प्पा में, ठीक है। हड़प्पा एक शहर है, इस टाइम पे कहाँ पे है वो, पाकिस्तान में, ठीक है। तो हड़प्पा जो है ग्रेट ग्रेनरी वहाँ पे मिली गई है, और ये जो ग्रेट ग्रेनरी है दो रोज में है, ठीक है। अब ये जो दो रोज बने हैं, 6 ग्रेनरीज इस साइड है और 6 ग्रेनरीज इस साइड है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 2 रोज बने हुए हैं, 6 ग्रेनरी इस साइड है और 6 ग्रेनरी इस साइड है। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, अब देखिए ये जो लोग थे सेटल थे, इसका मतलब एग्रीकल्चर तो काफ़ी अच्छी मात्रा में होता होगा। अब जो एग्रीकल्चर है, जो फसलें होती होंगी उसको स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं ग्रेनरीज। सो ये जो ग्रेनरीज होती थी ये स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को काम आती थी। आई होप आप ये समझ रहे हैं। उसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट एक बिल्डिंग की बात करें, डॉकयार्ड, तो डॉकयार्ड क्या है, ये बंदरगाह जहाँ पे शिप्स जो हैं वहाँ पे एंकर की जाती हैं, लगाई जाती हैं। तो जो डॉकयार्ड था वो लोथल में होता था, ठीक है, लोथल में जो डॉकयार्ड है वो मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेट बाथ की, तो जो ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदारो में पाया गया है। जो मोहनजोदारो है ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। चलिए अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब देखिए सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट इज ड्रेनेज। अब ड्रेनेज से क्या समझते हैं, देखिए जो नालियाँ होंगी ना, इनकी ड्रेन्स वो बिल्कुल कवर्ड थी और प्रॉपर बेक्ड ब्रिक से बनी थी, मतलब पकी हुई ईंटों से बनी थी। और जो ड्रेन से बिल्कुल जो है घरों की जो वॉशरूम्स होंगे, घरों के जो वॉशरूम थे इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके बिल्कुल साथ से जो है ड्रेन्स जो है कनेक्टेड थी। इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो क्लीनिनेस, सफाई का कितना ध्यान रखते थे। तो चलिए देखते हैं। ड्रेनेज सिस्टम एक्सीलेंट था और वेल प्लान्ड था, ठीक है। स्ट्रीट्स जो थी ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड थी और ड्रेन्स बिल्कुल कवर्ड थे, और ड्रेन्स के नालियों के जगह जगह पे क्या थे, मैन होल से। इसका मतलब जो चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्लीन की जाती थी ड्रेन्स। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मेन क्रॉप्स की, एग्रीकल्चर तो मैंने आपको बताया, हमने देखा कि ग्रेनरीज भी बनी थी। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर की सरप्लस प्रोडक्शन थी, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन होती थी। इसका मतलब जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज व्हीट, बार्ले। हालांकि मस्टर्ड, पीस, बहुत सारी जो है क्रॉप्स उगाई जाती थी, बट 2 मेन है, कौन कौन सी, व्हीट और बार्ले। उसके बाद अगर हम देखें, हड़प्पन्स जो थे वो पहले थे पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने कॉटन को ग्रो किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि इस टाइम पे बार्टर सिस्टम जो है वो जो था प्रचलित था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बदले में आप अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको दूसरी चीज़ देनी पड़ेगी जो आपके पास अवेलेबल होगी। उस टाइम पे जो है पैसों का जो करेंसी है वो नहीं थी, ठीक है। सो देयर वाज बार्टर सिस्टम। उसके बाद क्राफ्ट। अब क्या चीज़ें जो बनी हुई हैं उस टाइम पे, मदर गॉडेस की जो इमेजेस हैं, ठीक है, मदर गॉडेस की जो है वो मोहनजोदारो से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली गई हैं। डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज का स्टेचू है डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो से मिला है हमें। उसके बाद बहुत सारी सील्स मिली हैं। अब सील्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे स्टीलाइट करके स्टोन होता है, उससे जो है सील बनी होती है। मतलब कि अगर आपने कहीं स्टैंप लगवानी हो तो उस तरह का जो पत्थर होगा उस पर लगाया जाता था और उसको पैक किया जाता था कि जब ट्रेड करना हो उस मोहर से पता चलता था कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है जो ट्रेड करके बेची गई है वो किस एरिया से है। ओके, इज इट फाइन। उसके बाद जो है स्क्रिप्ट होता है कि द वे ऑफ राइटिंग जो है लिखा गया है किस लैंग्वेज में। जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे पहले तो वो पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर की फॉर्म में है, पिक्चर की फॉर्म, पिक्चर है और लिखा हुआ है कुछ। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है। इसका मतलब अभी तक ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो लेख है वो नहीं पता चला है कि उसका मतलब क्या है। उस स्क्रिप्ट को कोई भी नहीं पढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लार्जेस्ट साइट है
जो सबसे बड़ी जो जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये ना कि इंडिया में, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एरिया में जो है फैल चुकी है। ओके, उसके बाद ये 4 जो पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इसका मतलब कि इस पॉइंट के बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं रही है। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है मांडा। ये जो मांडा है अखनूर वाला, जम्मू एंड कश्मीर में, वो है इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है दियामाबाद। और दियामाबाद कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र में। और सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? दैट इज सतकंदोर। और ये कौन सी कंट्री में है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? दैट इज आलमगीरपुर। और जो है ये वेस्टर्न यूपी में। आई होप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही, और आगे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक पीरियड के बारे में, देखने वाले हैं वैदिक पीरियड। अब एज दिस इज अ क्रैश कोर्स, सो हम वही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टैटिक जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भी डिटेल में होगा वो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में सब डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो दिस इज ओनली मेंट फॉर द क्रैश कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th एग्जाम जो कि अपकमिंग है। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में 2 पार्ट में डिवाइड है वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड किस किस में डिवाइड है? अर्ली वैदिक पीरियड में और पोस्ट वैदिक पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में। पहले हम देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड जो है उसमें हमें पहले तो पता होना चाहिए 4 वेद कौन से हैं। ठीक है, 4 वेदास या वेद। सबसे पहला जो ओल्डेस्ट वेद माना जाता है दैट इज ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा है ये सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है और इसमें भगवान की प्रशंसा, हिम्स जो है, मंत्र जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। 1028 जो हिम्स हैं इसमें मेंशन्ड है। नेक्स्ट जो वेदा की बात करते हैं समावेदा। समावेदा में जो स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात की है, मंत्र के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट वेद है जो आपका यजुर्वेदा, इसमें उपनिषद वगैरह की बात की गई है। और लास्ट जो है आपका 4th वेदा है दैट इज अथर्ववेदा, जिसमें स्पेल्स, प्रेयर्स, चार्म्स, किस तरह से कैसी जो चीज़ है उसको रिसाइट करना है। तो हमने पढ़ा 4 वेदा, ऋग्वेदा जो सबसे पुराना है, समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ये जो 4 वेदा हैं अर्ली वैदिक टाइम के। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें वर्ण। अब देखिए वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण है कि आपका जो काम है उस काम की वजह से आपको जो है एक लेवल जो है सोसाइटी में प्रोवाइड किया जाता है। तो वर्ण जो होती है ये बेस होती है स्किल पे, या जो आप काम जो है करते हैं उसके बेस पे जो आपका जो है लेवल जो है सोसाइटी में वो बनाया गया है। सबसे पहले आते थे ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण्स होते हैं वो प्राइस्ट होते हैं, जैसे आपको पता है प्रीस्ट हैं सभी। उसके बाद है क्षत्रिय। जो क्षत्रिय होते वो किंग होते थे, वॉरियर्स होते जो लड़ते वगैरह थे, जो जगहों को ऑक्यूपाई करते थे। उसके बाद है वेश्यास। जो वेश्यास होते थे वो फार्मर्स या मर्चेंट जो ट्रेड वगैरह करते हैं या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो काम करते थे उनको बोलते थे वेश्यास। और शूद्रास होते थे जो बिल्कुल छोटा काम करते थे या इन तीनों वर्ण के काम करते थे, या जिनको बाद में जो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे अनटचेबल्स का भी दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ऋग्वेदिक में हमने 4 वर्ण पढ़े, कौन कौन से? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वेश्या एंड शूद्रास। अब अगर हम बात करें लेटर वैदिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो लेटर वैदिक का पीरियड का मतलब है, अब लेटर वैदिक पीरियड किस चीज की वजह से डिस्टिंग्विश होता है अर्ली वैदिक पीरियड से? वो है आयरन की डिस्कवरी। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे आयरन जो है वो डिस्कवर हो गया था, और आयरन का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम देखेंगे कि अब बड़े बड़े जो राज्य हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए आर्यन तो मैंने आपको बता दिया लेटर वैदिक का। 2 एपिक्स, 2 जो है ग्रंथ जो है बिल्कुल मेन ग्रंथ जो है इस पीरियड के, वो है रामायण और महाभारत। रामायण जो है वो लिखी गई थी वाल्मीकि के द्वारा, और जो महाभारत है वो लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा। एक बार फिर से देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट एपिक्स कौन से हैं? रामायणा रिटन बाय वाल्मीकि एंड महाभारता रिटन बाय वेद व्यास। उसके बाद देखिए 4 आश्रम्स। अब आश्रम्स का मतलब यहाँ पे ये है
कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको 4 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में एंड फोर्थ में। अभी देखिए, जो पहला आश्रम होता है ह्यूमन लाइफ का उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या का मतलब होता है कि स्टूडेंट लाइफ। इस आश्रम में या इस स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ में आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है नॉलेज गेन करने के लिए या स्टूडेंट लाइफ के लिए। नेक्स्ट जो होता है आश्रम दैट इज गृहस्था। गृहस्था का मतलब होता है आपको जो हाउस होल्ड का काम है, फॉर एग्जाम्पल शादी करना, बच्चे, ये सब जो है इस टाइम पे जो है इस लेवल पे दिया गया है। नेक्स्ट जो है वनप्रस्था। वनप्रस्थ का मतलब होता है आपको साध्वी जीवन जो है, आपको इन जो मोह माया है उसको छोड़ना है और आपको सिंपल लाइफ की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट जो है आपका सन्यासा। सन्यासा का मतलब होता है जो वर्ल्डली जितने भी डिजायर्स हैं, प्लेजर्स हैं, उनको आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये हैं आपके 4 आश्रम, ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। कौन कौन से हैं? ब्रह्मस्त्य, गृहस्थ्य, वनप्रस्था और सन्यासा। आई होप आपको लेक्चर जो है पसंद आया होगा। आज जो डे 5 का इतना ही है आज के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर्स जो हैं फ्रूटफुल रह रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपको जो भी आपको लगता है कि कुछ भी वीडियो आपके अनुसार जो बनानी चाहिए हमें, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं एंड हमें मोटिवेट रखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।